सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनको अच्छे से लर्न करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है कि हम लगातार 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसको मैं रेगुलर लेकर के आ रही हूँ आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस हर दिन। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके बहुत बहुत काम के हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, या फिर ये कहें कि टेट के एग्जाम या सीटेट के एग्जाम में पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों के लिए सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और आपको ये भी पता है कि मैंने पूरे के पूरे क्लासेस ले ली हैं मनोविज्ञान की, आप लोग उनको भी पढ़ सकते हैं, उनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और अच्छे से मैंने अपने हाथों से नोट्स लिख करके आपके लिए बनाया है और वो नोट्स आपके बहुत काम आएंगे अगर आप अच्छे से उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, या छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों और अभिभावकों का जो संबंध है वो बना रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 152 पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का मतलब है ऐसी अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के अंदर से आती है। तो इसका क्या आशय है? पुरस्कार पाने की इच्छा से छात्र कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला जाता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, या ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए वह लगन से पढ़ाई करता है, यह उसकी आत्म अभिप्रेरणा है, यानी कि उसके अंदर से यह अभिप्रेरणा आ रही है। इसको किसी को देने की जरूरत नहीं कि कोई उसको अभिप्रेरणा देगा तभी वो पढ़ेगा। वह उसके अंदर कोई लालच नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, या मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। इस तरीके से वह अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, वह अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहा है। तो उसके अंदर क्या है? सेल्फ मोटिवेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था छात्र को व्यावसायिक बनाती है, छात्र का समाजीकरण करती है, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है, छात्र को आध्यात्मिक बनाती है। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है यह छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे रही है, बल्कि क्या दे रही है? केवल केवल पढ़ो, रटो और एग्जाम पास करो, यही ध्येय बन गया। जबकि जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चा जो ज्ञान सीख रहा है विद्यालय में, वह उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी करे, वह उसके दैनिक जीवन में भी प्रयोग आए। ऐसी चीजें उसको पढ़ाई जाए जिनको वह रोज देखता है, जिनको वह रोज समझता है, शिक्षा उसको दी जाए जो उसके काम आए, उसके जीवन में काम आए। ऐसी शिक्षा का क्या मतलब कि बच्चों को पाठ पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन आंसर बच्चों ने रट लिया और एग्जाम आया उसमें क्वेश्चन आंसर लिख दिए, बस बच्चों की शिक्षा हो गई। तो ये बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं है, बल्कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है इसको भी बहुत सुधारने की जरूरत है। तो छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 154 पर। क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? तो एज ए टीचर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ में उत्तर होगा। अगर आप एक ही प्रकार का गृह कार्य देना बच्चों को ठीक नहीं समझते हैं तो ना में उत्तर होगा। तो मेरे अनुसार तो एक ही तरीके का गृह कार्य देना बच्चों को बिल्कुल ठीक नहीं। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हैं ठीक नहीं में। देखिए जी नहीं, क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता है। इसके अलावा जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वो है, क्योंकि सभी छात्रों की जो अभिरुचि होती है वो अलग अलग होती है। सभी छात्रों की जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए उनको अलग अलग गृह कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 पर आते हैं। गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो, या छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। तो जो गृह कार्य आप बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं वह तभी उपयोगी होता है जब वह आपने उसे छात्रों की योग्यता के अनुसार दिया हो। यानी कि कौन सा बच्चा, जो गृह कार्य आप दे रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, या आप मान लीजिए बच्चों को कुछ सवाल दे रहे हो, तो आप ऐसे सवाल दीजिए
कि सभी बच्चे उसको हल कर पाएं, या तो सभी बच्चों को आप अलग अलग दीजिए, जो कि अभी आपने पिछले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सभी बच्चों की अभिरुचि के अनुसार ही उनको हम होमवर्क दें, और वह होमवर्क तभी उपयोगी होगा जब वह उन बच्चों की योग्यता के अनुरूप हो, यानी कि जो होमवर्क आपने जिस बच्चे को दिया है वह होमवर्क वह बच्चा आसानी से कर पाए। अगर बच्चा केवल दो अंक के जोड़ को जानता है और वह हासिल वाले जोड़ को नहीं जानता है, तो अगर आप उसको हासिल वाले जोड़ दे दोगे तो क्या बच्चा वह लगा करके ला पाएगा? घर से बिल्कुल नहीं ला पाएगा। तो इसीलिए बच्चों की योग्यता के अनुरूप ही आपको होमवर्क देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक या भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो, तो बच्चों को कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है और वो बच्चों की बौद्धिक क्षमता और उनके भावात्मक अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो इसका क्या परिणाम होगा? कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ बच्चों की बुद्धि और उनकी भावात्मक अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है, तो बच्चों का सहयोग बिल्कुल नहीं मिल पाता है, क्लास में अनुशासनहीनता भी पैदा होती है और बच्चे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 पर आते हैं। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे, या वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, शिक्षक को चरित्रवान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके छात्र भी तभी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे जब शिक्षक चरित्रवान होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है। छोटे बच्चों की कक्षा में किस विषय पर शिक्षण देना आवश्यक होगा? छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, छोटे बच्चों का मतलब क्लास 1, 2, 3। तो देखिए, दांतों की रक्षा, व्यवसाय का चुनाव, पोषाहार या देशभक्ति। तो छोटे बच्चे हैं, इनको हम व्यवसाय के बारे में तो बता नहीं सकते कि तुम आगे चल करके तुम्हें बीटेक करना है या तुम्हें साइंस लेना है, मैथ्स लेना है। बच्चे को अभी विषयों के बारे में ज्ञान ही नहीं, खाली हिंदी, अंग्रेजी, गणित के बारे में जान रहा है, तो उसे हम इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते। पोषाहार, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें क्या हो गई? बड़ी कक्षा के लिए, कुछ बड़ी कक्षाओं के लिए, यानी कि 5, 6 या 7 के लिए। फिर देशभक्ति, देशभक्ति भी छोटे बच्चों को तुरंत समझाना आसान नहीं है। लेकिन दांतों की रक्षा, ऑप्शन ए जो है यह सबसे आसान टॉपिक है। आप बच्चों को सिखा सकते हैं, रोज हमें ब्रश करना चाहिए, ब्रश करके बच्चों सोना चाहिए, और हमेशा अपने दांतों की साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है ये सबसे आसान टॉपिक है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस विषय पर बच्चों को आप बताएंगे तो बच्चे इसको सीखेंगे भी और अपने दांतों की साफ सफाई भी रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। रटने की आदत से क्या हानि होती है? रटने की आदत मतलब कोई चीज लिखी हुई है या कोई क्वेश्चन का आंसर आपने उसको रट लिया बल्कि समझा नहीं। तो देखिए, इससे क्या हानि होती है? बुद्धि कुंठित होती है, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की अभिरुचि पैदा ही नहीं होती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, या व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है। तो रटने की आदत से क्या होता है? मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, यानी कि जो व्यक्ति की खुद की चिंतन क्षमता है वह कम होती है, जो रट्टू व्यक्ति होते हैं उनमें, यानी कि खुद से सोचने समझने की क्षमता घटती है अगर कोई रटने वाला व्यक्ति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है। छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? मूल्यांकन में परिवर्तन, परीक्षा विधि में परिवर्तन, शिक्षण विधि में परिवर्तन, या फिर छात्रों में रुचि परिवर्तन का? तो सबसे अच्छा तरीका है शिक्षण विधि में परिवर्तन का, यानी कि बच्चे रटे ना, इसके लिए आपको क्या करना है? एक शिक्षक का यह दायित्व है कि किस तरीके से वह चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वह सवालों को लगवा रहे हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ देख करके ही समझ जाएं, उनको रटने की जरूरत ही ना पड़े। तो शिक्षण विधि यानी कि जो टीचिंग मेथड है, आप किस तरीके के टीचिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके की शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चे आसानी से आपके द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 161 है। यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके ना लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके ना लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? गृह कार्य कम कर देना चाहिए, छात्रों को थोड़ा गृह कार्य कक्षा में ही करा दें, यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, या छात्रों के अभिभावकों से कहें कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 30 में से 18-20 बच्चे ऐसे हैं जो गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं,
तो आपको अब यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि आखिर में इतने सारे बच्चे आपकी क्लास के 30 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जो गृह कार्य करके ला ही नहीं रहे हैं, होमवर्क करके क्यों नहीं ला रहे हैं। तो जब आप पता लगाओगे तो आप देखोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने होमवर्क दिया था वो बहुत कठिन था। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पर आते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके विलोम शब्दों को बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करना सिखाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कठिन शब्दों का अर्थ अगर आपको बच्चों को बताना तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनको वाक्यों में प्रयोग करके आप उन शब्दों को बताइए, तो बहुत आसानी से बच्चे सीख जाएंगे। यानी कि जब वो अपने बोलचाल की भाषा में उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो उस कठिन शब्द का अर्थ उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता भी है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी सही हैं। जब बच्चों से आप प्रश्न पूछते हैं कक्षा के दौरान और बच्चे उसका उत्तर भी देते हैं तो इससे क्या लाभ होता है कि बच्चे पाठ को बहुत ध्यान से समझते भी हैं और उनमें आत्मविश्वास भी आता है जब वो किसी क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, और बच्चे अपनी बात को ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण भी ले रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 पर आते हैं। हाथ से काम करने से छात्रों में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, झिझक दूर होती है, परिश्रम करने की आदत पैदा होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो हाथ से काम करने से क्या होता है, छात्रों में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पर आते हैं। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि वह अपने शैक्षिक योग्यता को बढ़ा सके, बच्चों पर रौब जमा सके, अपने शिष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सके या अपने सहकर्मियों के बीच प्रतिष्ठा पा सके। तो एक शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसका क्या रीजन है, वह अपने शिष्यों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और अधिक उपयोगी बन सके। यानी कि जब शिक्षक के अंदर नॉलेज होगा, जितना नॉलेज होगा वह अपने बच्चों के लिए उतना ही उपयोगी होंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा तो वह उस नॉलेज को बच्चों में बांटेंगे। जब पढ़ते रहेंगे नित्य नई नई चीजों को सीखते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को लाभ होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 166 है। यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे। ट्रेनिंग अक्सर होती रहती है प्राइमरी टीचर्स की, और आप भी जब टीचर बनोगे तो आप भी देखोगे कि लगातार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। तो जब आपको शिक्षण के लिए कहीं, आपको प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजा जाता है तो आप शिक्षकों से नई नई विधियां सीखेंगे, शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों से अनुभव सीखेंगे या उपयुक्त सभी। दोस्तों जब आपको कहीं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा तो आप शिक्षण की नई नई विधियां वहां से सीख करके आएंगे, पढ़ाने की नई नई विधियां। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। एक टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग क्यों की जाती है। आप सभी लोगों को इसका उत्तर बेहतर तरीके से पता होगा, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कहा है इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना जरूरी होता है। यानी कि अध्यापक बनने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग पास करना जरूरी होता है। इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा कक्ष शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता लगता है। दोस्तों टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि जो कक्षा शिक्षण के मूल और आवश्यक सिद्धांत हैं उनके बारे में आप जाने। बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। आपको बाल मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग सारी सारी चीजें बच्चों के बारे में पहले से ही समझ करके जाएं ताकि आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएं। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पुस्तक, खेल का मैदान, वार्षिकोत्सव या प्रार्थना सभा। तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है प्रार्थना सभा। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुबह के टाइम पे प्रार्थना सभा होती है, असेंबली होती है, इसमें बच्चा किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी बच्चे एक साथ असेंबली में बैठ करके या खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं और सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जाति, धर्म या वर्ग इस तरीके का नहीं देखा जाता है, सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे,
पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर क्या है, सही है। छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, इधर उधर ध्यान ना दे, और जो पढ़ाने का कार्य है वो उसी घंटी में पूरा हो जाए, क्योंकि अगली घंटी तो किसी और टीचर की होगी। क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं। बालकों को गृह कार्य दिया जाता है। बालकों को दंड देने के लिए, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने हेतु, या बालकों को घर में व्यस्त रखने हेतु। तो दोस्तों, गृह कार्य या होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि जो कक्षा में टीचर ने पढ़ाया है, जो भी चीज सिखाया है, उसका बच्चा घर पे जा करके, जैसे आज टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया मैथ में, तो उस चैप्टर को पढ़ाया और उन्होंने 5 से 7 सवाल लगा दिए, 5 से 7 क्वेश्चन लगवा दिए। अब उन्होंने इतने ही क्वेश्चन दे दिए होमवर्क के लिए। तो अब बच्चे ने जो स्कूल में सीखा है, जो रूल उन्होंने बताया या जो भी मेथड प्रयोग करके ये क्वेश्चंस बताए, उसी का प्रयोग करके बच्चा घर पर भी इन क्वेश्चंस को लगाएगा। तो जो उसने क्लास में सीखा है वह घर पर जा करके और क्या कर लेगा, सुदृढ़ कर लेगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। बच्चा और अच्छे से उन क्वेश्चंस को करना है, उस चैप्टर को सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, या बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो राइट आंसर है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं। विद्युतीय प्रताड़ना यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक या दर्द से बचना उदाहरण है नकारात्मक पुनर्वलन का, दंड का, त्याग का, या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्युत प्रताड़ना या इलेक्ट्रिक शॉक या एक नकारात्मक पुनर्वलन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 पर आते हैं। कार्यक्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, स्किनर, थॉर्नडाइक, एबिंगहास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कार्यक्रमबद्ध या क्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक स्किनर थे, और आपको पता ही है कि इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 पर आते हैं। मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? पुनर्स्थापना, जिज्ञासा, पुनर्वलन, या रुचि। तो मानवीय अधिगम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है जिज्ञासा। दोस्तों, अगर किसी काम को करने में या सीखने में आपके अंदर जिज्ञासा, मानवीय अधिगम यानी कि कोई भी चीज आपको सीखने के लिए उसके अंदर आपके अंदर वो जिज्ञासा है या तत्परता है कि आप चाहते हो कि हम उस चीज को सीखें, तो मानवीय अधिगम यानी कि व्यक्ति जो कुछ अधिगम सीखना चाहता है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा या तत्परता। उसके बाद वह उसमें रुचि भी लेगा क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, और फिर जब वह उस काम को अच्छे से कर लेगा तो उसको पुनर्वलन भी मिलेगा, शाबाशी भी मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये जिज्ञासा, मेरे अकॉर्डिंग यही बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 175 पर। जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र होगा। जब हम स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, वी आकृति का, यू आकृति का, एस की आकृति का, या एल की आकृति का। दोस्तों, जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा बच्चे सीखते हैं तो अधिगम वक्र यू आकृति का होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 पर आते हैं। अंतर्दृष्टि से सीखने की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 177 पर आते हैं। जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठपोषण, पुनर्बलन, विकास, या परिपक्वता। दोस्तों, जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो उसे हम कहते हैं परिपक्वता। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। निष्पादन का मतलब होता है कार्य, और जो कार्य अधिगम पर आधारित ना हो यानी कि सीखने पर आधारित ना हो, यानी कि व्यक्ति परिपक्व हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी पृष्ठपोषण का मतलब तो आप जानते ही हैं। पृष्ठपोषण का मतलब क्या होता है? एक टीचर है, क्लास में उन्होंने कोई चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर को पढ़ाने के बाद वह देखेंगे ना कि उन्होंने जो चैप्टर पढ़ाया है बच्चे उसको कितना समझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वह बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पृष्ठपोषण का मतलब होता है फीडबैक। और पुनर्बलन का मतलब आप जानते ही हो, बच्चे ने अच्छा काम किया, बच्चा क्लास में फर्स्ट आया तो उसको पुरस्कार देना या उसको शाबाशी देना। और विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सभी क्या है? ये सभी चीजें अधिगम के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन परिपक्वता का मतलब होता है कि व्यक्ति सीख चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 है। स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई। पुनः याद दिलाना, अभ्यास, पहचान, या आवृत्ति। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है पुनः याद दिलाना। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए क्या है।
टॉलमैन के सिद्धांत को कहते हैं संज्ञानात्मक, अवरोध, बाधा या दोहराना। टॉलमैन के सिद्धांत को हम कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 है, लिखना उदाहरण है प्रेरक अधिगम का, संवेदी अधिगम का, प्रेरक एवं संवेदी अधिगम का या मौखिक अधिगम का। राइट आंसर है प्रेरक एवं संवेदी अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का मापक नहीं है? पुनः याद दिलाना, पहचानना, बचाना या पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन सी जो है बचाना, इसको छोड़ करके बाकी पुनः याद दिलाना या स्मृति का ही मापक है, पहचानना भी और पुनरावृत्ति भी। तो ये सब स्मृति के मापक हैं, लेकिन बचाना यहाँ पर स्मृति का मापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 182 है, स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मैकगोग द्वारा, एबिंगहास के द्वारा, बेंटल टॉल्ट के द्वारा या मिलर के द्वारा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत एबिंगहास के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 182 है, स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मैकगोग द्वारा, एबिंगहास के द्वारा, बेंटल टॉल्ट के द्वारा या मिलर के द्वारा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकगोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 183, इनमें से कौन सी जैविक आवश्यकता नहीं है? भूख, प्यास, सेक्स या उत्तेजना। तो दोस्तों जैविक आवश्यकता के अंतर्गत आप लोगों को पता है, शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत ये ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों आएंगे, लेकिन उत्तेजना जो है ये जैविक आवश्यकता यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, इनमें से कौन सी जैव सामाजिक आवश्यकता होती है? जैव सामाजिक आवश्यकता, भूख, प्यास, सेक्स या निद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर दिया सेक्स, ये जैव सामाजिक आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 पर हम आएंगे, टेट की रचना की थी। टेट परीक्षण, थीमेटिक अप्रेंट टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यह आपको पता है व्यक्तित्व का मापन करता है और इसकी रचना की थी मार्गन एवं मुरे ने, और ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपी टेट में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरण में शामिल नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, रुचि या इंसेंटिव। तो कौन सा अभिप्रेरण में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए रुचि, ऑप्शन सी, यह अभिप्रेरण में शामिल नहीं है। बाकी आवश्यकता, प्रणोद, इंसेंटिव ये सभी क्या है? अभिप्रेरण में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है मैस्लो से, हॉल से, मैक्लीलैंड से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है कि जो मैस्लो हैं इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था या मांग के सिद्धांत दिए थे। इसमें 5 सिद्धांत इन्होंने बताया था और सबसे मुख्य जो इन्होंने पहला बताया था वह दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति बताया था। इसमें भूख, प्यास ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, और ये जो आत्म प्राप्ति का सिद्धांत है यह 5वां है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188, आवश्यकता सिद्धांत का संबंध किसने, अभी मैंने आपको बताया आवश्यकता मांग का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 189 है, प्रत्याशा का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ब्रूम ने, मैक्लीलैंड ने, लॉर्जनस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी मैक्लीलैंड ने। प्रत्याशा का सिद्धांत याद रखिएगा मैक्लीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 190 है, अधिगम की प्रश्न और भूल विधि में निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किए थे? तो अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 191 है, अधिगम की प्रयत्न और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूल विधि में कारक कौन सा है? तो अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अधिगम की प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें मूल कारक क्या है पूछा है? लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा या अभ्यास। तो प्रयत्न और भूल का मतलब क्या होता है? प्रयत्न और भूल का मतलब क्या होता है? बार बार आप कोशिश कर रहे हो और बार बार आप गलतियां कर रहे हो, उस गलती से सीख रहे हो, अगली बार और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो। तो बार बार आप क्या कर रहे हो? उस काम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि बार बार आप क्या कर रहे हो? अभ्यास कर रहे हो। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान और असरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो बस वही चीज यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बताई है कि व्यक्ति अभ्यास करने से ही क्या करता है? निखर के आता है और वह बेहतर इंसान बनता है। तो यहाँ पर प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि अधिगम को विशेष महत्व दिया? कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय था जिन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया था? व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद या साहचर्यवाद। आपको पता है ये गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिसमें कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो कौन सी अधिगम प्रणाली में? अनुकरण, अनुबंधन, प्रयत्न और भूल या अंतर्दृष्टि? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है इसमें सबसे अधिक मानव मस्तिष्क का प्रयोग होता है। विचारने की, सोचने की, कल्पना करने की क्षमता बहुत अधिक जिसके पास होती है। तो ऑप्शन डी जो है अंतर्दृष्टि, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, अधिगम वक्र में प्रथम सोपान कौन सा है? प्रारंभिक तेजी, पठार, नीचे की ओर गति या उपयुक्त नहीं? दोस्तों जब भी बच्चों को कुछ नई चीज सिखाती है तो प्रथम क्या होता है, पहले पहले उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन धीरे धीरे वह जिज्ञासा कम होने लगती है। तो प्रारंभ में क्या होता है, तेजी होती है। कोई भी अधिगम वक्र हो उसमें प्रारंभ में तेजी देखने को मिलती है, यानी कि शुरू शुरू में बच्चे एक्साइटेड होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम जो भी चीज सीख रहे हैं वह क्या है, या पहली बार वह सीख रहे होते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा होती ही है कि कुछ नया हम सीख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है अब यही तो रोज सिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वह सीखने की गति कम होती जाती है, और जब बच्चे बिल्कुल नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, अधिगम का पठार। क्वेश्चन नंबर 195, एक स्थिति में अधिगम के दूसरी स्थिति के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है? प्रशिक्षण, अंतरण, संपोषण, अनुबंधन या अनुकरण? तो अगर गणित विषय के सवालों को सीखा है किसी बच्चे ने, और उन गणित विषय के सवालों को सीखने के बाद वह जब भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है, भौतिक विज्ञान के सवालों को भी सीखने में उन्हीं गणित के फॉर्मूलों का प्रयोग कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, जो उसने गणित में सीखा है वह भौतिक विज्ञान में प्रयोग कर रहा है, तो उसके प्रशिक्षण का क्या हुआ, अंतरण हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया, यानी कि एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 196 है, टॉलमैन ने सीखने को किस के बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? उद्दीपक अनुक्रिया या अनुक्रिया अनुक्रिया या उपयुक्त में से कोई? दोस्तों यहाँ पर देखिए उद्दीपक अनुक्रिया ही बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। टॉलमैन ने सीखने में किसके बीच साहचर्य स्थापित होने की बात मानी है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 पर आते हैं, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? आप लोगों को पता ही है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता है कि कौन थे वे? गेस्टाल्टवादी थे, कोहलर-कोप्पा और वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 198 पर आते हैं, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था या चिंपैंजी पर किया था? तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 199 पर आते हैं, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? अंतर्दृष्टि कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब बंदर केला खाने के लिए परेशान रहता है, उसको केला कैसे मिले, तो वह दिमाग लगाता है, तो फिर क्या करता है, किस तरीके से छड़ी को खोलता है, फिर उसको बड़ा करता है और किस तरीके से केले को खींचता है। तो इस जो यह सिद्धांत बताया गया अंतर्दृष्टि का, इसमें यही बताया गया है कि यह आकस्मिक होता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का अचानक से, जैसे सूझ का सिद्धांत होता है, व्यक्ति किसी समस्या का हल ढूंढ रहा है, अचानक से उसको कोई हल याद आ गया, तो आकस्मिक, अचानक को क्या कहते हैं, आकस्मिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे हम। 200 देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सारे वीडियोस आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। मैथ, इसके अलावा पर्यावरण, आपका मनोविज्ञान, संस्कृत, आप सारे के सारे विषयों को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब चलिए यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, या क्लासिकल अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? तो क्लासिकल अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और यह सिद्धांत किसने दिया था? पॉलो ने दिया था। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपको पता है 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, और लगातार मेरी कोशिश है कि आपको लगभग 1500 से 2000 के आसपास में इतनी प्रैक्टिस करवा दूं क्वेश्चंस की, कि आप लोग की तैयारी इतनी बढ़िया हो जाए आपके एग्जाम तक, कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, और इस वीडियो को अपने प्रिय मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु, आपके भाई बहन आपके साथ जिन्होंने ट्रेनिंग की है, सभी लोग आपके साथ पढ़ें, और आप सभी लोग एक दूसरे का ज्ञान देख सकें कि किसकी कितनी तैयारी चल रही है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।